अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। बच्चे, मिस्टर जहांगीर रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990 जे मल्टीपल बिजनेसेस को रन कर रहा है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 20x7। बताइएगा टैक्सेबल गुड्स एक्सपोर्ट की कतर क्या रूल होगा इसका? शाबाश, जीरो रेटेड गुड्स। एक्सीलेंट। कौन सी गुड्स है? कौन सी गुड्स है? शाबाश। टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर्स। एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक हो गया। टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स। शाबाश, प्लस 4% फर्दर टैक्स। बॉटम लाइन फिगर होगी परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन 18%। एग्जेम्प्ट गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड इनएडमिसिबल। परचेजेस है ना, इसका इनपुट टैक्स ना हम क्लेम कर सकते ना ही हमें रिफंड मिल सकता। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड। ठीक हो गया बच्चे, यहां तक कोई कंफ्यूजन? यहां तक। नेक्स्ट, फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। टैक्सेबल गुड्स सप्लाइड टू रजिस्टर्ड कस्टमर्स। अच्छा, ये बात हमने कल पढ़ी है, इसकी एप्लीकेशन भी सिखाई थी। टैक्सेबल गुड्स सप्लाई किए रजिस्टर्ड कस्टमर्स, उनमें 3 लाख की अमाउंट शामिल है। ये सेल की बात कर रहा है इस 3 मिलियन में, ऐसा ही है? नहीं, इस 7,50,000 की बात कर रहा है, 3 मिलियन की बात नहीं कर रहा। ये कंफ्यूजन आपकी दूर करनी है। सप्लाई है ना, टैक्सेबल गुड्स सप्लाई टू रजिस्टर्ड, ये तो नहीं कहा फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्संस या सप्लायर्स, तो ये सेल की बात कर रहा है। उसमें शामिल है 3 लाख की अमाउंट, वो हमने अपने एसोसिएट को बेची है। एसोसिएट को किस वैल्यू पे वैल्यू ऑफ सप्लाई लेते हैं? फेयर वैल्यू। कहता है लेकिन उसको हमने डिस्काउंट दे दिया, स्पेशल डिस्काउंट। कितने %? और ये तो अलाउ नहीं होगा उसको। अब हमने क्या करना है? वैल्यू आफ्टर स्पेशल डिस्काउंट, यही है। डिवाइड किससे करना है? 100 माइनस 25 मल्टीप्लाई 100 माइनस नॉर्मल डिस्काउंट, लेकिन यहाँ पे 100% ही लेंगे। कितनी फिगर होगी? 400,000 वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसीडर करेंगे। अब इसके लिए हमारे पास 2 तरीके कार। पहला तरीका यह है कि 7,50,000 में से 3 लाख माइनस कर दें, 4 लाख जमा कर दें। ये 2 काम करने पड़ेंगे। एक तरीका आसान नहीं है कि 4 लाख और 3 लाख के दरमियान का फर्क बनता है 1 लाख, वही 1 लाख जमा कर दें। ये ज्यादा आसान बात है। तो दोनों में से कोई एक तरीका, सुरेश साहब, या तो 3 लाख माइनस करें 7,50,000 रुपए में से और 4 लाख जमा कर दें, या एक तरीका ये है कि 7,50,000 रुपए में 1 लाख ही जमा कर दें। ठीक हो गया जी बच्चे? ये बात तो आपको समझ में आ गई। अगला कॉन्सेप्ट, टैक्सेबल गुड्स सप्लाई किए हैं अनरजिस्टर्ड कस्टमर को, उसमें शामिल है 1 लाख रुपया। अब ये किसकी बात कर रहा है? टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड 5,50,000 की। कहते हैं इसमें 1 लाख शामिल है, सप्लाई किया स्लीम ब्रदर्स को। जे ने इस पे सेल्स टैक्स चार्ज नहीं किया। क्यों नहीं चार्ज किया? क्योंकि उसने कहा जी मुझे एग्जम्पशन है, मैं कॉटेज इंडस्ट्री में हूं, और कॉटेज इंडस्ट्री से सामान खरीदा जाए तो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता, लेकिन सेल्स टैक्स तो इन पे चार्ज किया जाएगा। ये गलत बात है, क्यों नहीं करेंगे? चार्ज करेंगे। तो इसका मतलब है इसका कुछ नहीं करना, ये ऑलरेडी 5 लाख में शामिल है, ऑलरेडी शामिल है ना 5 लाख में।
टैक्सेबल गुड्स सप्लाइड टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स इंक्लूड, तो शामिल है ऑलरेडी, अलहदा करने की जरूरत नहीं। लेकिन एक बात, ये अनरजिस्टर्ड है, क्या हमने कोई ऐसी एक्सेप्शन पढ़ी है कि 4% फर्दर टैक्स कॉटेज इंडस्ट्री पे चार्ज नहीं करना? कोई पढ़ी है ऐसी एग्जम्पशन? नहीं। तो इसका मतलब उस पर रूल ये अप्लाई होगा, तो 4% फर्दर टैक्स लागू हो जाए। क्लियर हो गया जी बच्चे? तो ये रिवीजन लेवल पॉइंट लिखिएगा इसके साथ। टैक्सेबल गुड्स परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स इंक्लूड, ये परचेजेस की बात करने लगा है कि परचेजेस में क्या शामिल है। गुड्स 3,20,000 रुपए की परचेज की है अकरम लिमिटेड से, जो ब्लैक लिस्ट हो गया। अगर कोई पर्सन ब्लैक लिस्टेड हो जाए, क्या इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं? इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा? इनएडमिसिबल। तो 3,20,000 माइनस करेंगे उसमें से। समझ आ गई बात? अगर कोई पर्सन सस्पेंड हो जाए या ब्लैक लिस्टेड हो जाए, उसका इनपुट टैक्स हम क्लेम नहीं कर सकते, तो इसे माइनस करेंगे। गुड्स परचेज की जीए ट्रेडर से, कितने की बचे? जीए ट्रेडर्स डिड नॉट डिक्लेयर दिस अमाउंट इन टैक्स रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ, अब बताएं, उसने गुड्स परचेज की जीए ट्रेडर से 30,000 रुपए की, जीए ट्रेडर ने डिक्लेयर नहीं की ये अमाउंट अपनी टैक्स रिटर्न में फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 20X7, क्या प्रोविजनल बेसिस पे अलाउ नहीं हो जाएंगे? अलाउ हो जाएंगे। बाद में अगर वो ना शो करवाए अगले महीने तो फिर, तो इसका मतलब इसको कुछ भी नहीं करना, नोट देना बस इसका। न्यू मशीन परचेज की 5 लाख रुपए की, जिसको ऑपरेशन में यूज कर दिया फरवरी 2007 में। अब आप मुझे बताएं, क्या मशीन के ऊपर 90% रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होती है? तो फिर ये परचेजेस के साथ तो नहीं कर सकते, इसको पहले माइनस करेंगे और फिर इसको हम एंड पे नेट सेल्स टैक्स लायबिलिटी में से इनपुट टैक्सेस का माइनस करेंगे, इसकी सेपरेट अपोर्शनमेंट होगी। ऑफिस इक्विपमेंट का इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि 3 तरह के फिक्स एसेट का इनपुट टैक्स क्लेम, कौन कौन सा? फर्नीचर एंड फिक्सचर और ऑफिस इक्विपमेंट। बिल्कुल ठीक हो गया, शाबाश। तो ये भी माइनस करेंगे, ये भी माइनस करेंगे, इसका नोट होगा और ये भी माइनस करेंगे। गुड्स प्लेज आ गया, सप्लाई की डेफिनेशन वाला हिस्सा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिवीजन लेवल पॉइंट लिख लीजिए। मुदस्सिर साहब एक बात करने लगा है, बात क्या है? मुदस्सिर साहब, एक साहब या जैसे ये जे है, ये बैंक के पास गया और बैंक से जाकर कहा मुझे कर्जा चाहिए। बैंक ने कहा तुम्हारे पास सिक्योरिटी क्या रखवाने? उसने कहा गुड्स इन्वेंट्री प्लेज करवाता हूं। उन्होंने कहा अगर पैसे ना दिए? तो पैसे दूंगा, ना दिए तो सिक्योरिटी रखवा दी आपके पास। उसने पैसे वाकई नहीं दिए, बैंक ने उसका सामान उठा के बेच दिया। प्लेज्ड गुड्स क्या कर दी, और उन प्लेज्ड गुड्स में जब बेची तो आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया, तो ये उसकी भी सप्लाई समझी जाएगी, क्योंकि अगर बैंक ना बेचता तो इसने बेच के पैसे वापस करने थे, तो ये इसकी क्या कहलाएगी? सप्लाई कंसीडर एज पर द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। सप्लाई में ये डेफिनेशन में ये बात मौजूद है, देखिएगा। गुड्स प्लेज किए बैंक के पास, बैंक ने बेच दी। किसने बेची है? ऑक्शन के अंदर। कितने में? जबकि उसकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितनी थी? हमने इनमें से कौन सी वैल्यू कंसीडर करनी, हायर या लोअर? हायर। एक्चुअल या नॉर्मल सेलिंग प्राइस, विच एवर इज हायर, तो कौन सी वैल्यू कंसीडर होगी? ये वाली फेयर वैल्यू। ऑक्शन के केस में हम कौन सी लेते हैं? फेयर वैल्यू। ऑक्शन के केस में क्या लेते हैं? एक्सेस ऑफ इनपुट टैक्स ओवर आउटपुट टैक्स ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम जनवरी 2007, 1,10,000। करें सवाल को हल।
फॉर द मंथ एंडेड। जी बच्चे किस महीने की है ये? तीन कॉलम्स बनाने हमें। पहला कॉलम शाबाश, सेकंड वन नेक्स्ट, जी बच्चे सबसे पहले इनपुट टैक्स। अब वन बाय वन स्टार्ट करते हैं जी। इनपुट टैक्स से बाद परचेजेस टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स। कितनी अमाउंट है बच्चे? अब इसमें अभी एडजस्टमेंट्स होनी है, जो जो एडजस्टमेंट्स होनी है पहले वो करते हैं। टैक्सेबल गुड्स परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर इंक्लूड गुड्स वर्थ रुपीज 3,20,000 रुपए। तो इसमें सप्लायर क्या हो गया? ब्लैक लिस्टेड। तीन लाख ये हो गई जी बच्चे बात। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट अगला पॉइंट, गुड्स परचेज फ्रॉम जीए ट्रेडर्स। जीए ट्रेडर्स डिड नॉट डिक्लेयर दिस अमाउंट इन टैक्स रिटर्न। सप्लायर not declared in tax return। अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे? allowed provisionally। ये कैसे अलाउ हो जाएंगी? प्रोविजनली अलाउ हो जाएंगी फॉर 1 month, बस अलाउड प्रोविजनली, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ये भी बात बच्चे मुकम्मल हो गई। 2 पॉइंट्स हमने टिक कर लिए, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। न्यू मशीनरी, आपको पता है मशीनरी पे 90% की रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होती। तो बच्चे न्यू मशीनरी कितनी अमाउंट है? उसके बाद था ऑफिस इक्विपमेंट। इसके साथ लिख दो सेपरेट अपोर्शनमेंट। और ऑफिस इक्विपमेंट इनएडमिसिबल। इसका इनपुट टैक्स हम क्लेम नहीं कर सकते। अमाउंट कितनी है? 2 लाख। जी बच्चे कोई और एडजस्टमेंट इससे रिलेटेड? ये भी पॉइंट सॉल्व हो गया और ये भी पॉइंट सॉल्व हो गया। ठीक है जी, बस यही थी। टोटल कीजिएगा बच्चे। अच्छा बच्चे 18%
कोई मुश्किल बात? उसके बाद बच्चे नेक्स्ट, परचेजेस फ्रॉम टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, एग्जम्प्ट गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर। exempt goods from registered suppliers। कितनी अमाउंट है? इनएडमिसिबल। इसका इनपुट टैक्स तो हम क्लेम ही नहीं कर सकते। ये भी हो गया बच्चे, ये भी हम कर चुके और ये भी हमने कर लिया। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स, टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स। कितनी अमाउंट? क्या रेट है जी? ये इनएडमिसिबल होगा क्योंकि अनरजिस्टर्ड है। शाबाश। जी बच्चे, ये भी हो गया। यहां तक बात मुकम्मल हो गई। अच्छा बच्चे, इसके अलावा देख लीजिएगा परचेजेस से रिलेटेड कोई और इंफॉर्मेशन। बाकी सेल से रिलेटेड है जी। ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स। बच्चे अपोर्शनमेंट के लिए हमने स्पेस थोड़ी सी छोड़नी है, यहां पे ऐड करना है ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स। कितनी अमाउंट है? 1,10,000। अभी हमने इसका टोटल नहीं करना। इसके बाद बच्चे हम वर्किंग करने वाले आउटपुट टैक्स की। आउटपुट टैक्स में बच्चे सप्लाईज गुड्स एक्सपोर्टेड टू कतर, तो सिंपल लिख दूं एक्सपोर्टेड टू कतर या एक्सपोर्ट टू कतर। जीरो रेटेड है ना? कितनी वैल्यू? 0%, 0। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट, गुड्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर 7,50,000। सप्लाईज टू रजिस्टर्ड कस्टमर्स 7,50,000। अब हमने इसमें एक एडजस्टमेंट करनी है जो हमने फैसला किया होगा। जी बच्चे, बिल्कुल सही हो गया। गुड्स सप्लाइड टू एसोसिएट एट स्पेशल डिस्काउंट। तो उसकी वर्किंग हमने की कैसे? 300,000 डिवाइड किया था 75 से। अब मैं डायरेक्ट कर सकता हूं ना, समझा पाया हूं मैं आपको। और 100 डिफरेंस बच्चे कितना आ गया? 100,000। और कोई एडजस्टमेंट तो नहीं थी इससे जो इसमें से माइनस होनी थी। ये एडजस्टमेंट हमने कर ली इसके अंदर इंक्लूड। अच्छा जी, टैक्सेबल गुड्स सप्लाइड टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर, ये अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स में बस ठीक हो गया जी। यही थी अन्य। टोटल हो गया बच्चे 8,50,000। इस पे रेट होगा 18%, 153,000। कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को? समझ आ रही है बात? इसके बाद बच्चे गुड्स pledged, sold
बाय बैंक। जो प्लेज्ड गुड्स हैं वो बैंक ने बेच दी। कितनी अमाउंट की बच्चे बैंक ने बेची है? 1.2 मिलियन। 18% 2,16,000। ये भी हो गया बच्चे। अच्छा, उसके बाद बच्चे गुड्स सोल्ड या सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। कितनी अमाउंट है बच्चे? एट द रेट ऑफ 18%। ये भी हो गया जी बच्चे। ये भी हम कर चुके। ये तीनों पॉइंट्स हो चुके। ये पॉइंट भी हमारा सॉल्व हो गया। बस फर्दर टैक्स रह गया इसका। बस हो गया, मुकम्मल हो गया। टोटल कीजिएगा बच्चे आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स ठीक हो गया जी बच्चे। अब हम जरा वर्किंग करने वाले हैं बच्चे। वर्किंग नंबर 1, अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। ये रेजिडुअल इनपुट टैक्स भी लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सप्लाईज, फिर हम लिखते हैं वैल्यू। यहां पे होगा रेजिडुअल इनपुट टैक्स और इनपुट टैक्स ऑन फिक्स्ड एसेट्स। साथ ही कर लेना उसकी भी वर्किंग। अच्छा बच्चे, सप्लाईज दो तरह की है, एक है टैक्सेबल और दूसरी है जीरो रेटेड। ठीक हो गया। अच्छा, टैक्सेबल की अब जरा टोटल फिगर कैलकुलेट करते हैं जी बच्चे, कितना बनता है। टैक्सेबल में बच्चे आ गया 8,50,000, 12 लाख और 5,50,000। और जीरो रेटेड 1 लाख है। टोटल हो जाएगा 2.7 मिलियन। अच्छा बच्चे, अगर इस फिगर को मैं ए बोलूं, इसको मैं बी बोल दूं, इसको मैं सी बोलूंगा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये फिगर मुझे कैलकुलेट करके रेजिडुअल इनपुट टैक्स की फिगर लिखनी। रेजिडुअल इनपुट टैक्स, रेजिडुअल इनपुट टैक्स की फिगर बच्चे ये लिखी हुई है। रेजिडुअल इनपुट टैक्स 356,400, क्योंकि आपको पता है इसको कभी भी हम अपोर्शन नहीं करते। 356,400 और ये फिगर बन गई हमारे लिए डी। हम क्या करेंगे, ए को सी से डिवाइड मल्टीप्लाई बाय डी, इसी तरह से बी को सी से डिवाइड मल्टीप्लाई बाय डी। याद रखवाने के लिए करता हूं। कितना? 200 आ रहा है। 13,200। ये हो गया जी बच्चे। अच्छा, अब इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट भी साथ ही वर्किंग कर देते हैं बच्चे। फिक्स एसेट 5 लाख का था। 5 लाख पे बच्चे 18%। अगेन बच्चे, यहां पे अब आपने इसको क्या बोल दिया, ई। अब ये क्या कहेंगे, ए ओवर सी मल्टीप्लाई करेंगे इसको ई से। इसी तरह से बी ओवर सी मल्टीप्लाई बाय ई।
8667 ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा बच्चे, अब जरा इसको हम यहां पर लिख देते हैं। लेस करना है हमने यहां से इनएडमिसिबल रेसिडुअल इनपुट टैक्स, इनएडमिसिबल रेसिडुअल इनपुट टैक्स कितनी फिगर थी? 13,400, 13,200। ये बच्चे हमने यहां से माइनस कर, ये बच्चे इनपुट टैक्स की टोटल फिगर आ गई। अच्छा बच्चे, अब हम कैलकुलेशन करने वाले हैं नेट सेल्स टैक्स लायबिलिटी। सबसे पहले बच्चे आउटपुट टैक्स, 468,000 इसमें से लेस करना है। क्या हुआ? लोअर ऑफ। मैं वक्त पे क्लास छोड़ दूंगा, परेशान एक्चुअल इनपुट टैक्स 453,200, 90% ऑफ तो ये फिगर 421,200 लोअर ऑफ बन रही है जी बच्चे। इसमें से लेस कीजिएगा 46,800, ये नेट सेल्स टैक्स लायबिलिटी। अब इसमें से आपको लेस करना है इनपुट टैक्स, बिल्कुल ठीक हो गया, इनपुट टैक्स ऑन फिक्स्ड एसेट्स। वो आपने फिगर बताई थी 8667, यही है ना जी बच्चे? 39,867। अब ये हो जाएगा इनपुट टैक्स कैरीड फॉरवर्ड। अब देख लें, अगर ये हो जाए ना, इसके बाद इसमें फर्दर टैक्स ऐड करके नेट ऑफ नहीं करना, फर्दर टैक्स आपने हर सूरत पे करना ही करना है, ये याद रखना। ये ना हो इसमें फर्दर टैक्स ऐड करके नेट ऑफ कर दें। इसका मतलब क्या है? फर्दर टैक्स बॉटम लाइन फिगर है। इसका मतलब हुआ फर्दर टैक्स की अमाउंट हर सूरत आपने एफबीआर को अदा करनी है। ये आपका कैरी फॉरवर्ड होगा। अगले साल, अगले मंथ जाके आप इसको एडजस्ट करवाएं। ठीक हो गया? ये मतलब होता है बॉटम लाइन फिगर का। ये बात समझा गई? डिफरेंस वो तो हम टोटल में नीचे नोट लिखेंगे ना। अभी तो हम इस सवाल के अंदर यहाँ पे जो एक्चुअल फिगर आ गई वो आ गई, लेकिन हम बाद में बताएंगे हमारा टोटल इनपुट टैक्स कैरिड फॉरवर्ड कितना बनेगा। ठीक हो गया? अब यहां से आगे ऑनवर्ड फर्दर टैक्स ऑन सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन कितना है? 5,50,000। 5,50,000 इसका कितना परसेंट कैलकुलेट करना है? ये 22,000 आपने सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट को पे करना ही करना है। लायबिलिटी यही है आपकी। सेल्स टैक्स पेएबल। ठीक हो गया? अब ये एक्सेस इनपुट टैक्स नीचे लिख दूं, एक्सेस इनपुट टैक्स
कैरी फॉरवर्ड। टोटल अमाउंट क्या है? पहली फिगर क्या थी? एक फिगर आ गई है हमारे पास 39867 और दूसरी फिगर बचे इन दोनों को नेट ऑफ करने के बाद जो 32,000 मुकम्मल। ये टोटल हो गया 867 71,867। ये एक्सेस इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड और इसका रिफंड अगेंस्ट जीरो रेटेड सप्लाईज। अच्छा बच्चे, रिफंड अगेंस्ट जीरो रेटेड सप्लाईज इन दोनों फिगर्स का सम कीजिएगा। 13,200 जमा 3,333। ठीक हो गया जी बच्चे। अब ये न्यूमेरिकल हमारा मुकम्मल हुआ। एक नोट लिखना है, वो आप खुद से लिख लेंगे। कि वो कॉटेज इंडस्ट्री को जो सामान बेचा है वो हमारी सप्लाई होंगी और 18% भी लगेगा और 4% फर्दर टैक्स भी लागू होगा। बस, कोई दिक्कत बचे यहां तक? नहीं, जीरो रेटेड का बस हो गया, लिख दिया हमने। बच्चे आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 22। काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मुश्किल भी है डिफिकल्ट भी है। कोई फर्क होता है डिफिकल्ट और मुश्किल में? हाँ, तो फिर जरा अच्छे तरीके से इस सवाल को हल करके आना। ये ज्यादा स्ट्रेस दिया मैंने आप लोगों को समझाने के लिए। इसके बाद बाकी क्वेश्चंस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते चले जाएंगे। अच्छा जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जरा थ्योरी की तरफ आ जाइएगा। टॉपिक बच्चे हमारा ये एक सिंपल सी एग्जांपल रहती है, इसको पढ़ के इसको भी खत्म करते हैं। बच्चे दो सिचुएशंस हैं। एक ये है कि अगर आप बैरूने मुमालिक से चीजों को इंपोर्ट करो तो टैक्स का रेट फिर 18% नहीं बल्कि 25% लागू होगा। समझ आई बात? अगर आप बैरूने मुमालिक से कुछ चीजें इंपोर्ट करो तो टैक्स का रेट कितना होगा? 18% नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने बैरूने मुमालिक से क्यों मंगवाई? हमारे मुल्क में जो अवेलेबल थी तो वहीं से कंज्यूम करते। जैसे जूस हो गया, व्हीकल इन सीबीयू कंडीशन, इसी तरह से चॉकलेट्स, सिगरेट हमारे मुल्क में जो है इंपोर्टेड क्यों पीते हो? अच्छा, टिश्यू पेपर्स, फर्नीचर, शैम्पू, ज्वेलरी। ये बात क्लियर है? ये याद रखना है। कंप्लीटली बिल्ट यूनिट होता है, बस आप इस चीज को छोड़ दें। जब भी आएगा पेपर में तो लिखा हुआ होगा, वो आपसे नहीं पूछेगा क्या है ये। कंप्लीटली बिल्ट यूनिट, मुकम्मल बना हुआ यूनिट। जूसेस, व्हीकल इन सीबीयू कंडीशन, चॉकलेट, सिगरेट्स, टिश्यू पेपर, फर्नीचर, शैम्पू, ज्वेलरी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे टैक्स का रेट हायर अप्लाई हो जाएगा लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के केस में। अगर लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, आपने अपने मुल्क में बनाई, तो इस पर टैक्स का रेट हायर होगा। वो है व्हीकल 1400 सीसी,
या इससे अबव, तो गाड़ी 1400 सीसी तक या उससे ज्यादा की आपने बनाई तो उस पे रेट 18% नहीं बल्कि ज्यादा लागू होगा। और डबल कैबन पिकअप व्हीकल, उस पे भी टैक्स का रेट 18% नहीं बल्कि 25%। ये मैन्युफैक्चर्ड है और वो इंपोर्ट्स। बच्चे बात क्लियर? अगला शेड्यूल है रिड्यूस रेट्स, वो आज मैं जो लेक्चर रेफर करूंगा उसमें मौजूद है, वहां से सुन लीजिएगा। चेंज इन टैक्स रेट्स हमारा टॉपिक हो चुका हुआ है। 2.7 जीरो रेटेड सप्लाईज भी हो गया हुआ है। अच्छा, ये टॉपिक हमने यहां तक 2.9 थर्ड शेड्यूल आइटम्स भी पढ़ लिए। जी बच्चे, एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, ये आज नहीं कल इंशाल्लाह लाजमी इसको पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये तो कंप्लीट हम लोगों ने डिस्कस करना है। अच्छा, 2.15 सिंपल टॉपिक, कम टाइम में पढ़ सकते हैं, तो इस तरह से मैंने इसको पिक किया है। बाकी हम इंशाल्लाह इससे आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, सप्लाई किसको की जा रही है? सप्लाई किसको की जा रही है? फेडरल गवर्नमेंट के पास ये पावर मौजूद है, फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर मौजूद है, वो स्पेसिफाई कर दे किसी भी गुड को कि ये रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड को नहीं बेच सकता, या आप किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल नहीं कर सकते। तो एफबीआर के पास ये पावर मौजूद है। इट मींस रजिस्टर्ड पर्सन लाजमी जब भी इन गुड्स को सप्लाई करेगा तो उसने किसको करनी है? रजिस्टर्ड। The specific goods that cannot be supplied by registered person to an unregistered। अच्छा, अगर अनरजिस्टर्ड को बेच दी तो इन गुड्स को खरीदते हुए जो आपने इनपुट टैक्स पे किया था वो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको अलाउ नहीं होगा, वो इनएडमिसिबल हो जाएगा। अगर आपने किसको बेची? अनरजिस्टर्ड। समझ आ गई बात? तो नुकसान हो जाएगा। वो कौन कौन सी गुड्स हैं, उनके नाम आपने याद रख लेने। प्रोपाइलीन ग्रेन्यूल, क्या है? प्रोपाइलीन ग्रेन्यूल्स। आर्टिफिशियल फिलामेंट टो, इसी तरह से फिल्टर रॉड्स फॉर सिगरेट्स, और एयर कंडीशनिंग, चिलिंग, ह्यूमिडिफिकेशन प्लांट्स हो गए। इसी तरह से क्रेन्स, प्रोपेन स्टोरेज टैंक, हीट एक्सचेंजर और गैस सेपरेटर। अब इनके नाम है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये रिटेन करना है। कर लेंगे जी बच्चे? चले, इंशाल्लाह मैं कल कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ ये बात डिस्कस करूं और सुनूंगी। एक छोटा सा पॉइंट और है, वो भी पढ़ लेते हैं बस आज के लिए, ये आखिरी बात होगी हमारी। इजाजत है आप लोगों की? ठीक है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सुनी है गौर से। एक भाई साहब एफबीआर के पास गए और आप एफबीआर से जाके कहा, एफबीआर भैया मुझे रजिस्टर्ड कर। एफबीआर ने कहा ठीक है, आपकी हमने रजिस्ट्रेशन कर दी, 1 जुलाई 2024 से आप रजिस्टर्ड पर्सन कहलाएंगे। बड़े खुश हुए। अच्छा, अब जब इन्होंने सामान बेचा तो सामान बेचते हुए कौन सा टैक्स कलेक्ट करेंगे? आउटपुट टैक्स। गौर से सुनना, सामान बेचा 1 तारीख को, 2 तारीख को, तो क्या आउटपुट टैक्स कलेक्ट करेंगे। अब मसला ये है, ये जो सामान बेच रहे हैं, वो जो सामान बेच रहे हैं वो क्या कहलाएगा? स्टॉक। इन्हें परेशानी शुरू हो गई कि ये स्टॉक तो मैंने यकम से पहले खरीदा हुआ है, तब मैं रजिस्टर्ड ही नहीं था, तब मैं क्या था? अब जब मैंने सामान खरीदा था मैं तो उस पे इनपुट टैक्स दी के आया हुआ हूं।
मेरा क्या वो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता? मैं तो रजिस्टर्ड ही नहीं था उस पीरियड में जब मैंने सामान खरीदा, और जब मैं सामान बेचूंगा तो आउटपुट टैक्स तो मैं कलेक्ट करूंगा और वो सारा मुझे एफबीआर को देना है, मैं एडजस्टमेंट नहीं ले सकता। उन्होंने कहा हाँ नहीं ठहरो, रुको, ले सकते हो, लेकिन इसके लिए उसूल है। उसने कहा बताएं। उसूल यह है कि अगर आपने सामान लोकली खरीदा, लोकल मार्केट से, लोकल परचेज, जिस दिन आप रजिस्टर्ड हुए वो डेट क्या कहलाएगी? डेट ऑफ, क्या कहलाएगी? डेट ऑफ उससे प्रीवियस 30 डेज का जितना भी स्टॉक होगा उसका इनपुट टैक्स क्लेम आप ले सकते हैं। समझ आ गई बात? डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से प्रीवियस 30 डेज आपने जितना भी सामान खरीदा उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप ले सकते। बात समझा पाए यहां तक? लेकिन अगर आपने इंपोर्ट किया हुआ हो तो फिर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से प्रीवियस 90 डेज तक का सामान, उसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट हासिल कर सकते। तो बात क्लियर हो गई? सिंपल वे में 30 डेज, इंपोर्ट के केस में 90 डेज। इसे हम कहते हैं एडजस्टमेंट अगेंस्ट ओपनिंग स्टॉक। किसके अगेंस्ट? ओपनिंग स्टॉक। तो मुश्किल बात तो नहीं है बच्चे, पढ़ देता हूं। परचेज ऑफ स्टॉक, अगर आपने स्टॉक खरीदा, हु हैज पेड सेल्स टैक्स, जिस पे आप सेल्स टैक्स दे चुके हो, उन सच गुड्स इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, विद इन 30 डेज ऑफ सच परचेज, 30 दिन के अंदर अंदर जो आपने परचेजेस की थी माजी की, इफ यू वांट टू टेक क्रेडिट अगेंस्ट इनपुट टैक्स, आप इनपुट टैक्स के अगेंस्ट क्रेडिट ले सकते हो। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या, आपके पास क्या हो? टैक्स इनवॉइस, और वो गुड्स वेरीफाइबल भी होनी चाहिए। अनसोल्ड स्टॉक वेरीफाइबल भी होना चाहिए। किस डेट पे? और इंपोर्ट के केस में ये मुद्दत कितनी कहलाएगी? 90 डेज। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे? चलें जी बच्चे, वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट अभी रहता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में इसको डिस्कस करेंगे और सेल्स टैक्स को अब इंशाल्लाह हम मुकम्मल करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।